वेलकम बैक। न्यूज़ एट 6 शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं शाहिद नसीम और मैं हूं नाजिया खान। स्टार्ट कर लेते हैं प्रोग्राम को वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के इस बयान से, जिसमें वो कहते हैं कि इमरान खान के 3.5 साल दौर में रिकॉर्ड करप्शन की गई। उनकी ख्वाहिश थी कि इस दौर की करप्शन और नाअहली साजिशी बयानियों के शोर में दब जाए, लेकिन फिर इमरान खान ने अपने बैरूनी साजिश के बयानिए से भी यू टर्न ले लिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग का वाज़ेह सबूत है। अब तोहफे में मिलने वाली घड़ी के मामले पर इमरान खान अदालत में जाएं ताकि सारा रिकॉर्ड कौम के सामने आए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने मुल्क के वकार को खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस शख्स ने जो है पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान तबाह हो जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, पाकिस्तान एक दिवालियापन के गड़े में गिर जाए जहाँ से वो निकल ना सके, ताकि उसकी हुक्मरानी वापस आ सके। इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया उससे ये साबित हुआ कि इन्होंने माल जो है वो खुर्द बुर्द किया है, और जो इल्ज़ामात उनके ख़िलाफ़ जो है वो सही साबित हुए। इल्ज़ामात के नतीजे में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया। कल जो स्कैंडल जो है वो हुआ है, सामने आया है, उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि एक तो ये है कि इन्होंने जाके वहाँ घड़ी बेची, बाहर किसी मुल्क में, दुबई में जाके बेची। वो एक बहुत बड़े हमारे जो दोस्त हैं सऊदी अरेबिया के वली अहद और वज़ीर आज़म से वो जो है दी गई हुई थी घड़ी तोहफे के तौर पे। तोहफे की एक अपनी एक सेंक्टिटी होती है उसका, एक और ख़ुसूसन एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने दिया है, उसको बंदा सारी उम्र चेरिश करता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस ने उनको भी मैनिपुलेट किया, कभी 20% कर दिया जब खुद लेना था, कभी 50% कर दिया, और डेट्स जो है इस तरह मैनिपुलेट की कि ताकि ये 20% पे ख़रीद सकें। अब ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ से इन्होंने पैसे लिए और जब डिपॉज़िट कराए जो है हुकूमत के ख़जाने में जो पैसे इन्होंने डिपॉज़िट कराए, उनकी डेट्स क्या हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने PTI चेयरमैन इमरान खान को अदालत जाने का चैलेंज देते हुए कहा है कि इमरान खान बस बहुत हो गया, फॉरेन फंडिंग, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का जवाब तो देना पड़ेगा। अपने बयान में उन्होंने कहा कि घड़ी इमरान खान ने 2 करोड़ की खरीदी और हैंडलर्स के जरिए 28 करोड़ की बेची। पैसे मनी लॉन्डर होकर पाकिस्तान आए और डिक्लेयर नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान, दुबई, मरीख या फिर चांद पर चले जाएं, जहां कहीं भी जाएंगे मुकदमा करें, रसीदें तो वहां भी देना पड़ेंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान बढ़ के न मारे। सवाल यह है कि घड़ी 2 करोड़ की ली, 28 करोड़ में बेची, पैसे पाकिस्तान फरागोगी लाई और पैसे डिक्लेयर नहीं किए। इमरान खान ऐलान ना करें, अदालत जाने की तारीख बताएं, अदालत जाने की तारीख के साथ घड़ी बेचने की रसीद भी ट्वीट करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2 करोड़ में घड़ी लेकर 28 करोड़ में बेच दी और उसे डिक्लेयर नहीं किया। इसमें शाहजेब, जियो और मीर इब्राहिम का क्या कसूर? वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान साहिब बताएं कि घड़ी के पैसे पाकिस्तान कौन लाया और कैसे लाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान, आपके हैंडलर्स फरागोगी और शहजाद अकबर पकड़े गए हैं। इमरान खान ने दूसरों पर झूठे इल्जामात लगाए, जब खुद रंगे हाथों पकड़े गए तो कहा कि बेबुनियाद इल्जाम है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान ने झूठे इल्जामात पर सियासी मुखालिफिन को सजाए मौत की चक्कियों में रखा और खुद पर जुर्म साबित हुआ तो बेस लेस की गर्दान शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने तोशाखाना केस के किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया और किसी तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल में मरियम नवाज ने कहा कि इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ। मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद को साजिश का नाम देकर इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की और अस्करी क़यादत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए और फिर बैरूनी साजिश के अपने बयानिए पर यू टर्न लेकर खुद ही इसे मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दोस्त मुल्कों से मिलने वाले कीमती तहाइफ औने पौने दामों बेचकर दुनिया भर में मुल्की वकार का मजाक बनवाया। उसने प्रोग्राम में एक बंदा बुलाया, उस बंदे ने कहा जी मैं हर फोरम पे जाके गवाही देने को तैयार हूँ, ये तोहफे मेरे पास आए, फलां शख्सियत बेचने आई, इसने मुझे फ़ोन किया, पूरी दास्तान में बयान की। 50 से 60 लाख डॉलर
उस वक्त 2018 में कोई 2 अरब पौने 2 अरब रुपया, और मैंने पूछा मुझे ये तोहफा मिल रहा है, ये चीज़ मिल रही है, मैं खरीदूं तो कितने में? मुझे कंपनी ने कहा कि 5-6 में ठीक है। उस वक्त कोई 38 करोड़ रुपया। एक्चुअल कीमत कितनी है? उस वक्त भी कोई 2 अरब के करीब थी। वो पंजाबी में कहते हैं ना, चोरां दे कपड़े ते डांगा दे गस। अब सवाल पैदा होता है कि वो तोहफा यहां से जब बाहर गया, एक्सपोर्ट हुआ, वो तो आपका एसेट था, डिक्लेयर हुआ, वहां बिका, डिक्लेयर हुआ, इतनी बड़ी रकम क्या बाहर कहीं पार्क हो गई है या पाकिस्तान में वापस आ गई है? और अगर पाकिस्तान में आई है तो क्या बैंकिंग चैनल से आई है या बैग में आई है? और जनाबे वाला, अगर बैग में आई है तो ये कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं है? वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी फैसल करीम कुंटी ने कहा कि इमरान खान पहले दबाव डालता है, फिर अपने मुफाद की खातिर पांव पड़ जाता है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली के बायस सूबे में एक दफ़ा फिर बदअमनी है, और बदअमनी का ये आलम है कि वज़ीर आला KP अपने इलाके में नहीं जा सकता। फैसल करीम कुंटी ने कहा कि सवात के लोग अमन के लिए मार्च करने पर मजबूर हैं। आज लकी मरवत में हमारे पुलिस एहलकार शहीद हुए। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गैर संजीदा रवैया और आए रोज़ दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हाए फिक्रिया हैं। नाज़रीन, इमरान खान की तोशाखाना चोरी के नए हकाइक सामने आने पर मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ कहते हैं कि सऊदी अरब से मिलने वाली 1.5 अरब से जायद मालियत की घड़ी इमरान नियाजी ने अपनी फ्रंट पर्सन फरा गोगी के जरिए बेची। अपने बयान में हमजा शहबाज ने कहा कि नायाब और कीमती घड़ी के एवज महज 2 करोड़ सरकारी खजाने में जमा करवाए गए। इस बहती गंगा में इमरान नियाजी, फरागोगी और शहजाद अकबर ने हाथ धोए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान नियाजी के फ्रंट पर्सन फरागोगी के एंटी करप्शन पंजाब के केसेस भी खत्म करवा दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर मुसल्लत होकर ऐसी रकीक हरकतें इमरान नियाजी ही कर सकता था। दुबई में फरोख्त होने वाली घड़ी की बकाया रकम क्या हुंडी और लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान लाई गई? हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाजी ने तोहफे में मिली घड़ी नहीं, पाकिस्तान की इज्जत और वकार का सौदा किया। अमरीकी साजिशी बयानिए के यू टर्न से भी इमरान नियाजी की दरोगोई वाज़ेह हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर ने कहा है कि इमरान खान बताएं कि उन्हें तोहफे में मिलने वाली घड़ी बेचने की क्या ज़रूरत पेश आई थी। इस्लामाबाद में वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक एक करके इमरान खान के खिलाफ सब सबूत सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से आपको ये बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस दौरान उन्होंने तोशाखाने के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान के खिलाफ सब सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर उस वाक़े का जिक्र किया जिसके अंदर इमरान खान ने एक घड़ी फ़रोख्त की और उसके लिए पाकिस्तान के कौमी ख़जाने के अंदर सिर्फ 2 करोड़ जमा करवाए, जबकि घड़ी का जो ख़रीदार है अब वो भी मंजर आम पर आ चुका है। इस हवाले से नाज़रीन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने की ज़रूरत है कि जितने भी जो इनामात हुआ करते हैं, जो किसी भी रियासत के अहदेदार को मिला करते हैं, वो असल में उस अहदे को मिल रहे होते हैं जिसके ऊपर वो इंसान जो है वो बराजमान होता है। यानी कि अगर PM को नाजी अगर वो कोई तोहफा मिल रहा है किसी भी मुल्क की जानिब से, किसी भी जगह से, तो वो असल में जो PM का जो पोजीशन है PM की, उसको वो तोहफा जो है वो मिल रहा होता है और वो कौम की अमानत होता है। यही वजह है कि इमरान खान साहिब जो सच्चाई और दयानत का अपने तकरीरों में इजहार करते रहते थे, यही वो वजूहात हैं जिसकी वजह से अब ये सवालात पलट कर उनकी जानिब आ रहे हैं कि जो वो बातें किया करते थे उसके बरक्स चीज़ें अब हमें देखने को मिल रही हैं। और यही वजूहात हैं जिसकी बिना पर जो है वो वफाकी वज़रा भी सवाल उठा रहे हैं और कौम भी उनसे ये जानना चाहती है। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी बहुत इस हवाले से सवालात उठाए हैं कि वो पैसा कहाँ आया। मनी ट्रेल के हवाले से इमरान खान साहब सियासी इंतकाम का निशाना तो बनाते रहे हैं अपने सियासी मुखालिफिन को, लेकिन अब उनको ये रसीदें खुद देनी पड़ रही हैं। उस हवाले से बहुत से सवालात हैं जो जन्म ले रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसील क्या है हमें बताएंगे रिजवान आरिफ। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारर ने कहा कि सऊदी वली अहद से मिलने वाली 1 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की नायाब घड़ी इमरान खान ने बेच दी। नायाब घड़ी के फरोख्त के मामले की तहकीकात FIA करेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने कैबिनेट डिवीजन को दी? इतने मासूम है आपको एक घड़ी का सेट मिला, खाना काबा से डायमंड बनी हुई घड़ी थी।
ہم نے خریدی اور بیچی ضرور ہے. آپ نے 2 جرائم تسلیم کیے. عمر فاروق ظہور سعودی ولی عہد نے جو گھڑی دی ہے وہ ٹی وی پہ دکھا رہا ہے پکڑ کے. اس کے پاس وہ گھڑی کیسے پہنچی ہے؟ سیل کا 33 کروڑ روپیہ کہاں گیا, کس کے پاس گیا, کب گیا, یہ آپ کو بتانا ہوگا. گورنمنٹ جو کیس رجسٹر کرنے جا رہی ہے یہ کرمنل کیس ہوگا. اس کو سیشن کورٹ میں جو الیکشن کمیشن نے معاملہ ریفر کیا ہے اس میں بھی اٹھائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کی ایک انکوائری بھی شروع کرنے جا رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے کہا کہ فرح گوگی کے ریڈ وارنٹ جاری کر رہے ہیں. فرح گوگی کو وطن واپس لا کر معاملے کی تحقیقات کرائی جائیں گی. انہوں نے کہا کہ فرح گوگی اربوں روپے کی کرپشن میں ملوث ہیں. فرح گوگی نے اربوں روپے کی چوری خان صاحب کے بہاف پہ کی تھی, اور خان صاحب اس رنگ کے, اس گینگ کے سرغنہ تھے. فیڈرل گورنمنٹ اب اس کا ریڈ وارنٹ جاری کرنے جا رہی ہے, اور فرح گوگی کو پاکستان ہر حال میں لایا جائے گا تاکہ یہ تحقیقات مکمل ہو سکیں. ان سے بہت ساری تحقیقات کرنی ہے جس میں توشہ خانہ بھی شامل ہے. باقی بھی ان کے خلاف کیسز ہیں جس کا وہ جواب دینے سے قاصر ہیں آج تک. منافقت کی سیاست, اور یہ ہے شخص کی حقیقت جو سارا دن دوسروں کی پگڑیاں اچھالتا ہے, سارا دن دوسروں پہ کیچڑ اچھالتا ہے, اور اپنا کردار یہ ہے کہ پاکستان کی سبکی کرائی پوری دنیا میں کہ ایک دوست ملک سے ملنے والی گھڑی کو بیچ دیا. عطاء اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر آباد میں ہونے والا حملہ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی ناکامی کی وجہ سے پیش آیا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی عمران خان کو سیکیورٹی فراہم کرنے میں ناکام رہے. رضوان عارف, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. پی ٹی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ دبئی کے خریدار کا بیان ثبوت ہے کہ عمران نیازی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا مجرم ہے. سرکاری صادق اور امین مسلمہ جھوٹا ہونے کے بعد گھڑی چور بھی ثابت ہو چکا ہے. اپنے بیان میں حافظ حمداللہ نے کہا کہ ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے چور کی اصلیت پوری دنیا کو معلوم ہو چکی ہے. منی لانڈرنگ کا مجرم ثابت ہونے پر حکومت عمران نیازی کو کنٹینر سے اتار کر جیل پہنچائے. انہوں نے کہا کہ دبئی کے خریدار کے بیان کی روشنی میں توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیا جائے اور ایک ثابت شدہ چور کو قانون کے کٹہرے میں لا کر حساب لیا جائے. انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے اقتدار اور اختیار بیچا اور فرنٹ مینوں کے ذریعے کرپشن کی. توشہ خانہ کیس میں ثبوتوں کے انبار ہیں, لیکن انصاف کے 2 معیار نظر آ رہے ہیں. یہاں پر لیں گے ایک بریک, ساتھ رہیے گا. ہمارا رہبر سب سے بہتر فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. ہمارا رہبر سب سے بہتر, ٹھنڈے کو ٹھنڈا اور گرم کو رکھے گرم فرام دا ہاؤس آف ایگل اسٹار اینڈ رہبر. ویلکم بیک. ناظرین, یہاں پر آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے باعث جہلم میں جہاں راستوں کی بندش ہے وہیں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا بھی ہے اور کاروبار زندگی بھی بری طرح مفلوج ہو کر رہ گیا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے جہلم شہر کی مختلف سڑکوں کو بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے. کاروباری مراکز بھی زبردستی بند کرا دیے گئے ہیں. تاجروں اور دکانداروں نے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب حکومت کے ان اقدامات کی شدید مذمت کی ہے. جہلم کی صورتحال یہ ہے, لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے, ابھی ہر چیز بند ہے, کام کاج کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ڈسٹرب کیا لوگوں کو انہوں نے. یہ ٹی ایم اے والوں کا کام دیکھیں, ان کا کام اپنے دفتر میں نہیں ہوتا, یہ یہاں پہ جلسے کی تصویریں لگا رہے ہیں. آج بھی ہم شاپ پہ بڑی مشکل سے پہنچے ہیں اور آگے آئے ہیں تو شاپ بند ہے, تو آج بھی ہم خالی ہاتھ گھر جائیں گے. پوری سڑکیں بند کی ہوئی ہیں, 4 بیریئر رکھ کے, پتہ نہیں ان کو کتنا خوف آ گیا ہے عوام سے, اور عوام انہیں ان کے جلسے کامیاب کرنے ہوتے ہیں. بالکل ان کا سونامی تو ڈوب چکا ہے. بچوں کو جی صبح اسکول لے کے آئے ہیں تو اسکول آگے بند تھے, پہلے اطلاع نہیں تھی, بڑی دشواری پیش آئی ہم کو, پھر ہم کو واپس جانا پڑا. جلسے تو ہوتے رہتے ہیں مگر ہمیں چھٹی اسکول تو پڑھنا ہے نا, چھٹی نہیں کرنی پڑے گی. کورونا کی وجہ سے پہلے چھٹیاں ہوئی ہیں, اس کے سے پڑھائی بہت زیادہ پیچھے ہو گئے ہیں. ناظرین, پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور 100 انڈیکس 186 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 42,983 پر بند ہوا. اسٹاک مارکیٹ میں 162 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ, 189 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی, جبکہ 26 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اسٹاک ایکسچینج میں 18,67,09,000 سے زائد شیئرز کا کاروبار ہوا, جن کی مالیت
6 अरब 66 करोड़ 33 लाख रुपए से जायद थी। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स में आज 186 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 42,983 पर बंद हुआ है, जबकि स्टॉक मार्केट में 162 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 189 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 26 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। और इस हवाले से स्टॉक एक्सचेंज में 18 करोड़ 67 लाख 9 हज़ार से ज़ायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 66 करोड़ 33 लाख रुपए से ज़ायद थी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमें पॉजिटिवली ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है, तेजी का रुझान इसमें देखा जा रहा है और 100 इंडेक्स 186 पॉइंट्स उसका इजाफा हुआ है, जिसके बाद मार्केट आज 42,983 पर बंद हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। स्टॉक मार्केट जो पॉजिटिवली ट्रेंड करती हुई नजर आ रही है। स्टॉक मार्केट में अगर हम इन टोटल बात करें तो 162 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में हमें इजाफा देखने को मिलता है। 189 कंपनीज ऐसी हैं जिनकी शेयर्स की कीमतों में कमी हुई है, जबकि 26 कंपनीज के शेयर्स ऐसे हैं जिनकी कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई है। ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक मार्केट को तो 18 करोड़ 67 लाख 9 हज़ार से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ है। इसकी मालियत कितनी बनती है? 6 अरब 66 करोड़ 33 लाख रुपए से जायद, जो कि एक बहुत अच्छी खबर है। और इस हवाले से नाज़रीन ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पिछले चंद महीनों में जो हुकूमत पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं वो, और उन कामयाबियों के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो लैंडमार्क था वो फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलना है। और उस ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद जब आप वाइट लिस्ट में आए हैं तो बहुत से मौके जो हैं वो आपके सामने आते हैं, और उसके बाद जो दीगर ममालिक के अंदर जो बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एतमाद आप पर बहाल होता है, मल्टी कॉर्पोरेशन जो होती हैं उनका एतमाद आप पर बहाल होता है, सो बिजनेस को जो है वो फ़रोग मिलता है। फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म के जो दौरे हैं नाज़िया, उस हवाले से वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। बिल्कुल शाहिद, ये बहुत ही अहम बात है कि वज़ीर आज़म ने अभी हमने देखा कि यके बाद दीगर फोरम्स पर गए, सरबराहानी मुमलिकत से उन्होंने मुलाकातें की, बड़े बड़े फोरम्स उन्होंने अवेल किए और वहाँ पर उन्होंने बिजनेस फोरम की जितनी भी मीटिंग्स होती रही हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती रही हैं, उन पर उन्होंने शिरकत की है और सरमायाकारों को उन्होंने दावत दी है कि वो पाकिस्तान आएँ। यहाँ पर उनको साजगार माहौल भी मिलेगा, हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा, यकीनी तौर पर बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मलिक शाहिद सलीम साहब, साबिक सदर रावलपिंडी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब वक्त देने के लिए। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वक्त है पाकिस्तान के लिए और मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप हमें सबसे पहले स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ बताएं, उसके बाद फिर हम दीगर सवाल की जानिब बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच जी। स्टॉक एक्सचेंज जी आज इंडेक्स पॉइंट काफ़ी बढ़ गए और मार्केट में आज तेज़ी का रुझान पाया गया। उसकी मेन वजह जो आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स में बात होती रही हो पिछले दिनों और एक महीने बात होती रही, मेन थिंग वही टॉपिक है जी कि स्टेबिलिटी और जी वो नहीं रहता और उस वजह से मार्केट डाउन थोड़ा ये जो लॉन्ग मार्च पॉलिटिकल टर्मोइल है, थोड़ा सा जब उसमें बेहतरी आती है, कुछ उसमें चीज़ें स्लो होती हैं तो मार्केट उसमें ऊपर जाना शुरू होती है जी। तो एक आज पॉजिटिव साइन आया, मार्केट आज इंडेक्स फंड ऊपर। जी अच्छा मलिक शाहिद साहब, चूंकि आपने इस हवाले से बात की है तो मैं अपने सवाल को इसी से जोड़ना चाहूँगी। ये जब आपकी आवाज़ सही तरह हम तक पहुँच नहीं पा रही थी, आई होप कि अब हम जब आपसे सवाल करें तो सही तरह आपकी आवाज़ हम पहुँच पाए। हमारी मईशत जो है सर, हम ये देखते हैं कि सियासत से जुड़ी हुई है। जब सियासी तौर पे टर्मोइल आता है या जो जिस तरह की अभी बातें हो रही हैं, मार्च है, धरने हैं, तो ये मईशत के लिए किस कदर नुकसानदेह होता है सर? और जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें लेकर हुकूमत चल रही होती है, जो भी पॉलिसीज़ बना रही होती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, वो किस तरह से मुतासिर होती हैं? देखिए शायद पहले मैंने जो बात इतनी आपको नहीं आई, मैं यही अर्ज कर रहा था कि जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है, इससे सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होती है चीज़ वो होती है आपकी मईशत। अब ये जो लॉन्ग मार्च धरने पिछले एक महीने से 1.5 महीने से एक गैर यकीनी सूरत हाल चल रही थी और अभी भी थोड़ी बहुत एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन चूंकि इसमें थोड़ी सी सूरत हाल में बेहतरी आई और लॉन्ग मार्च थोड़ा सा स्लो हुआ है तो उस वजह से चीज़ें बेहतर होनी शुरू हुई और मार्केट में थोड़ी सी आपको तेज़ी देखने में आई और मार्केट ऊपर गई है। अब जो गैर यकीनी सूरत हाल होती है उससे हर चीज़ स्लो हो जाती है, बिकॉज आपकी जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है वो भी, और जो आपके लोकल इन्वेस्टर या
मईशत का जो पहिया होता है वो बिल्कुल रुक के रह जाता है, बिकॉज लोग जो है वो एक स्टेटस को में आ जाते हैं और बिल्कुल रुक जाते हैं कि वो फैसला नहीं कर पा रहे होते कि आने वाले दिन क्या होना है, आने वाले एक हफ्ते में क्या होना है और आने वाले एक माह में क्या होना है। और उसकी वजह से जब इकोनॉमिक व्हील रुक जाता है तो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिल्कुल स्लो हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। जो ही जरा सी भी कोई साइन आता है, रिलीफ आता है या कोई भी इम्पोर्टेंट चीज का फैसले की तरफ कुछ इवन र्यूमर्स भी जब आनी शुरू होती है कि जी पॉजिटिव चीज में जा रहा है, इसी तरह आप इसको लिंक कर लें कि जब भी कोई खबर आती है कि जी पाकिस्तान को फलाने मुल्क से इतने अरब डॉलर अब मिलने जा रहे हैं या IMF से हमारी डील पॉजिटिव हो गई है या हमारे जो दोस्त मुल्क हैं चाहे वो चाइना है, सऊदी अरब है या दुबई के जी उन्हें इतने अरब डॉलर देने जा रहे हैं या किस में लेगी या इस तरह होगा, तो उससे या वर्ल्ड बैंक हमारे साथ ये करेगा। इवन जब कोई खबर होती है या इन इदारों से या इन मुल्कों से जब आपकी कोई मीटिंग भी होती है तो चीज़ बेहतर होनी शुरू हो जाती है और मार्केट आपकी ऊपर जाती है और आपका वैया घूमना शुरू हो जाता है, मईशत आपकी चलना शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें सारी की सारी आपस में इंटरलिंक्ड हैं जी। अच्छा शाहिद साहब, इसके अंदर हम अगर SMEs की बात करें, स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं, मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि अगर एक महीने भी कारोबार बंद रहते हैं तो वो सर्वाइव कर सकें, और बहुत से कारोबार जो हैं वो बंद हो जाते हैं। मैं चाहूँगा इस पर भी आप कुछ रोशनी डालें। देखें जी, ये जो सबसे बर्निंग इशू होता है वो SMEs ही होते हैं, और ख़ास तौर पे आपके जो डेली वेजेस मतलब ज़रूर नहीं कि मजदूर तो है ही सी, लेकिन SMEs का भी यही होता है कि वो जो रोज़ का रोज़ कमाते हैं उसी से वो अपनी लेबर को भी फीडबैक दे रहे होते हैं और अपने घर का जो चूल्हा है वो भी जल रहा होता है। और सबसे जो एक लम्हा फिक्रिया है कि आज दिन तक किसी भी हुकूमत ने, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की SMEs पे तवज्जो नहीं दी। जापान जैसा मुल्क जो कि दुनिया की दूसरी या तीसरी बड़ी मईशत है, बड़ी इकोनॉमी है, वहाँ पे 96% उनकी मईशत का इकोनॉमी का जो है वो SMEs पे डिपेंड करता है। सारा का सारा इनपुट जो है उनकी SMEs जापान की देती है 96%। लेकिन पाकिस्तान में आज दिन तक न किसी ने SMEs का सोचा है, न किसी ने तवज्जो दी है। हम जो भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे वो अपोजिशन में होती है चाहे वो गवर्नमेंट में होती है, वो उठती है और ऐलान कर देती है कि हम फलाना रोड बंद कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम धरना कर देंगे, हम यूं कर देंगे, और उसकी वजह से तमाम चीजें रुक जाती हैं। जब जाहिर बात है मार्केट्स में काम नहीं होगा तो उसी से रिलेटेड SMEs भी होते हैं, छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं जो किसी दुकानों पे या फैक्ट्रियों के सप्लायर होते हैं, लेकिन होते वो छोटे वेंडर्स और बहुत छोटे लेवल के SMEs होते हैं। तो क्या उससे आप खुद सोचें कि वो जो एक रोजमर्रा की डेली बेसिस पे जो आमदन जिसको होती है उसका कैसे चूल्हा जलेगा और कैसे चीजें चलेंगी। तो उसकी वजह से भी पूरे माशरे में, पूरी सोसाइटी में, पूरे मुल्क में अनरेस्ट आता है जी। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया मलिक शाहिद सलीम साहब, साबिक सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप हमारे साथ रहे और डिटेल से अपना तजिया दे रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि वज़ीर तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने शर्म उल शेख में COP27 इजलास के मौके पर पाकिस्तान में हालिया सैलाब की तबाहकारियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। उन्होंने शुरा को बताया कि हालिया सैलाब के नतीजे में पाकिस्तान में बहुत तबाही हुई है और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जबकि सैकड़ों कीमती जिंदगियाँ खत्म हुई। मुतासरीन की आबादकारी के लिए मनसूबाबंदी कर ली गई है। उम्मीद करते हैं कि आलमी बिरादरी तामीर नौ और बहाली के कामों में पाकिस्तान की मदद करेगी। शर्म उल शेख में बैनुल अक़वामी कन्वेंशन सेंटर में पाकिस्तान पेविलियन में सैलाब और बारिशों से होने वाली तबाही पर शुरका को ब्रीफिंग भी दी जा रही है। शर्म उल शेख में जारी COP27 इजलास में पाकिस्तान समेत मौसमी तब्दीलियों से मुतासरा ममालिक की इमदाद का ऐलान किया गया है। माहौलियाती तब्दीलियों के बायस दुनिया भर में मुतासर होने वाले तरक्की पजीर ममालिक की मदद के लिए कायम मौसमियाती खतरात की ग्लोबल शील्ड ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, घाना और दूसरे मुल्कों को मदद फराहम करने का ऐलान किया। ये ऐलान जर्मनी ने किया जो इस वक्त ग्लोबल शील्ड की सरबराही कर रहा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने इस शील्ड के लिए 17 करोड़ यूरो का ऐलान किया है। तजियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान को हालिया सैलाब से तबाहाल आबादी की बहाली के लिए बहुत ज़्यादा वसाइल दरकार हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताएं कि अल सुबह नामालूम शिद्दत पसंदों की फायरिंग से शहीद होने वाले 6 पुलिस एहलकारों को उनके आबाई इलाकों में पूरे सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया है। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स लकी मरवत में अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस इंतजामिया और पाक फौज के अफसरान समेत आला हुकाम शरीक हुए। पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने शहदा के जसद खाकी को सलामी दी।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की इस बुज़दिलाना कार्रवाई की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें किसी गलतफहमी का शिकार नहीं होना। दहशतगर्दी पाकिस्तान के अहम मसाइल में से एक है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज और पुलिस ने दहशतगर्दी की लानत का बहादुरी के साथ मुकाबला किया। लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमले की मज़म्मत के लिए अल्फाज नाकाफी हैं। मेरी दुआएं सोगवार खानदानों के साथ हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कौम को अपने शहदा पर फख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियां नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशतगर्दी के खिलाफ कौम के आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। मुल्क की खातिर जानों की नजराना पेश करने वाले शहदा को कौम हमेशा याद रखेगी। सदर मुमलिकत ने शहदा की दराजात की बुलंदी, वरसा से हमदर्दी का इजहार और उनके लिए सब्र जमील की दुआ की। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने लकी मरवत में पुलिस वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर दाखिला ने पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। राना सनाउल्लाह ने शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, महकमा सेहत पंजाब सूबे भर में डेंगू लार्वा को तलफ करने और अफजाइश रोकने में बुरी तरह नाकाम नजर आने लगा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू वायरस से लाहौर में 3 हलाकतें रिपोर्ट हुई। शहर में डेंगू की सूरत हाल के बारे में रिपोर्ट कर रही हैं नवीद हयात। शहर लाहौर में डेंगू के वार जारी हैं और महकमा सेहत पंजाब जो है वो डेंगू पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में लाहौर में सबसे ज़्यादा 70 केसेस सामने आए। इसके अलावा मुल्तान से 32 और गुजरांवाला से 17 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। अगर बात की जाए रवां साल से अब तक जो है डेंगू के 17,600 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर से 3 अफराद जो हैं वो इस मूजी मर्ज़ के बायस जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। पंजाब के मुख्तलिफ अस्पतालों में 800 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो ज़ेर इलाज हैं, जबकि लाहौर में 382 मरीज़ जो हैं इस वक्त इलाज की सहूलतें जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ और ज़िलाई हुकूमत डेंगू पर काबू पाने में नाकाम है, क्योंकि ना ही लोगों को इस चीज़ के बारे में जो है वो आगाही दी जा रही है, ना ही डोर टू डोर कैंपेन की जा रही है कि लोगों को इस बात की तलकीन की जाए कि वो अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है उसको साफ़ रखा जाए और बिला वजह जो है साफ़ पानी उसको खड़ा ना होना दिया जाए, क्योंकि इस साफ पानी में डेंगू की अफजाइश जो है वो अमल में आती है। इसीलिए लोगों को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है उसको साफ रखें। नाज़रीन, दुनिया भर में 16 नवंबर को बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जाता है। दिन मनाने का मकसद मुआशरे में तहम्मुल बर्दाश्त को फ़रोग देना और एक दूसरे के सियासी और मजहबी नज़रियात को कबूल करना है। आइए देखते हैं वकार हैदर की ये रिपोर्ट। बर्दाश्त का मतलब किसी भी चीज को तहम्मुल करना या फिर कबूल करना है। किसी भी नुक्ते नजर, नजरिया, मजहबी ख्यालात, रस्म रवाज को खुले दिल से कबूल करने को बर्दाश्त कहा जाता है। हर फर्द की आज़ादी और बुनियादी इंसानी हकूक को तस्लीम करना और मुख्तलिफ तमाजों के साथ जिंदगी बसर करना ही दरअसल बर्दाश्त कहलाता है। माहिर नफ्सियात सिद्रा अख्तर कहती हैं, हमारे मुआशरे में तहम्मुल और बर्दाश्त की बहुत जरूरत है। खासतौर पर घरेलू हालात को दुरुस्त सिमत में रखने और आपस में जुड़े रहने के लिए बर्दाश्त को अपनाना होगा। माशरे की तश्कील बर्दाश्त और ऐसे रवैयों के ऊपर होती है जो मस्बत होते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त जो है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रही है और ये एक इकाई से शुरू होकर इनफरादी सतह से शुरू होकर मौशरती सतह तक जाती है। आजकल घरेलू मसाइल और फिर तलाक की बढ़ती हुई शरह और भी बहुत से मसले हैं जो घरेलू सतह पर हमें बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं या हम देखते हैं कि लोग गुजर रहे हैं, और वही रवैये फिर वो आगे जाके माशरों की तश्कील के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। हम फ्रस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ना कि हम टॉलरेंस और पीस की तरफ। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया में अदम बर्दाश्त इंतहाई होती जा रही है। कहीं जंगें लड़ी जा रही हैं तो कहीं दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं। पाकिस्तान में सियासी और मजहबी बर्दाश्त की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में इंसानी बर्दाश्त और बहादुरी को सराहा है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद।
नाज़रीन, इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सिद्रा अख्तर और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सिद्रा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इससे कबल हम एक पैकेज भी मुलाहिजा कर रहे थे जिसमें आप इसी हवाले से कुछ गुफ्तगू भी कर रही थी, उसी हवाले से हम चाहेंगे कुछ आप रोशनी डालिए। मुआशरे में अदम बर्दाश्त जो है वो तो इस तरह के जो तशद्दुद पसंदाना जो रवैये होते हैं उनको फ़रोग़ दे रहा है, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया। और 16 नवंबर को पूरी दुनिया में आलमी सतह पर बर्दाश्त का आलमी दिन मनाया जाता है, और जब हम अपने माशरे की तरफ देखते हैं तो हमारे माशरे के अंदर तशद्दुद पसंदाना रवैये और फिर जारहियत और फिर उसके बाद यासियत, अफसरदगी, हम अपनी नौजवान नस्ल के अंदर बढ़ता हुआ जहनी तनाव भी देखते हैं। और ये सब इसके पीछे जो फैक्टर्स हैं या वो अवामिल जो कार फरमा हैं, उसमें सबसे पहले ये है कि हम लोग एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब भी आप देखेंगे कि अदम बर्दाश्त का रवैया आप किसी भी शख्स में देखेंगे तो उसके पीछे वजह यही होती है कि हम किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को या उसके नज़रिए को समझना नहीं चाह रहे होते, हम उसको सुनना नहीं चाह रहे होते, और वो फिर किसी लड़ाई की शक्ल में या फिर किसी तनाव की शक्ल में या फिर किसी भी ऐसी शक्ल के अंदर जाहिर होती है जो कि माशरे के लिए मनफी होती है। जो रवैये हमारे माशरे के अंदर देखे जा रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, जिसके अंदर बाज़ औक़ात जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो इंसान के अंदर एग्रेशन वाले या गुस्से के रवैये को बढ़ावा देते हैं, और बाज़ औक़ात इमोशनल इंस्टेबिलिटी यानी कि जज्बात का काबू ना होना। और पाकिस्तान की आबादी ज़्यादातर नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, और ये अपने जज्बाती एतबार से इतनी इंटेलिजेंट नहीं है क्योंकि हमारे माशरे के अंदर जज्बात, किरदार और रवैयों के ऊपर बात ही नहीं की जाती है। और ऐसे दिन मनाने का मकसद ही ये है कि हम उन रवैयों की बात करें जो कि माशरे की तरक्की के अंदर मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्या जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो भी अदम बर्दाश्त की वजह बनते हैं? और ख़ासतौर अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में आप क्या समझती हैं कि कौन से रुझानात हैं जिनको देखकर वालिदैन को अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब उनको माहिर नफ्सियात को दिखा देना चाहिए अपने बच्चों को, इस बजाय इसके कि ये अदम बर्दाश्त की इंतहा को पहुँच जाए? देखिए, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े फ़ख्र से ये बताते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत गुस्सा करता है, या हमारा बच्चा तो बात ही नहीं सुनता, या वो किसी को बच्चे को बाहर मार के आ जाता है। ये फ़ख्र की बातें नहीं है, ये आपके बच्चे के एंटी सोशल रवैये हैं जो ये बता रहे हैं कि आपका बच्चा नेगेटिव तरीके से अपने गुस्से का या अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। देखिए, चीख के, मार के, धाड़ के इस तरीके से इजहार तो जानवर करते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, और हमने अपने रवैयों का इजहार उसी तरीके से करना है जहाँ पर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, हम अपने नज़रिए को, हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को किसी दूसरे बंदे को समझा सकें। इसमें जो कलीदी किरदार है वो सबसे पहले माँ बाप का है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट कभी भी ठीक नहीं हो सकती जब तक कि उसको सिखाया सही ना जाए। और हमारे ये पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा, उसके अंदर हर चीज़ अच्छी हो, लेकिन वो खुद नहीं करते। एक सेइंग है कि आपका बच्चा वो नहीं करता जो आप उसको सिखाते हैं, बल्कि वो करता है जो वो आपको करते हुए देखता है। तो हमें अपने आप को रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है। टीचर्स को चाहिए कि वो भी बर्दाश्त और का मुज़ाहरा करें, वो अमन के साथ चीज़ों को डील करें, क्योंकि बाज़ औक़ात टीचर्स के रवैयों से भी बच्चे को अनकॉन्शियसली मैसेज जा रहा होता है कि मैंने इस सिचुएशन के अंदर किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। क्योंकि जितने भी अदम बर्दाश्त के रवैये हैं बच्चे सीखते हैं मॉडलिंग के ज़रिए, इमिटेशन के ज़रिए, नकल के ज़रिए। तो अगर हम फिर ऐसी आजकल गेम्स बहुत ज़्यादा इन हैं जो बच्चों के अंदर अदम बर्दाश्त का रवैया बढ़ा रही हैं, तो बच्चों के ऊपर नज़र रखें क्योंकि इन किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाएं ताकि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो एग्रेशन है, वो पॉजिटिव तरीके से चैनलाइज हो। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम अपना ज़ाती तज्जिया खुद अपने आप को डायग्नोज कैसे कर सकती हैं कि जिससे ये वाज़े हो सके कि हमारा रवैया अब अदम बर्दाश्त की तरफ जा रहा है और अब जो गुस्सा हम कर रहे हैं ये नॉर्मल गुस्सा नहीं है? अपने इर्द गिर्द देखें और ये देखें कि जब कोई आपके ऊपर तनकीद करता है या वो रवैये जो आपको डिस्कम्फर्ट का शिकार करते हैं वहाँ पर कैसे बिहेव करते हैं, कि आप लड़ने लग जाते हैं या फिर अगले बंदे के साथ आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू सुनने के लिए तैयार नहीं होते। और आप ये देखेंगे जिन लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त का रवैया होता है उनके दोस्त कम होते हैं, उनकी लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं और वो सोशली आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द दोस्त हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ उनकी भी सुनते हैं, कुछ अपनी भी सुनते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि आप घर के अंदर एक नेगेटिव कैरेक्टर हैं या फिर आप अपनी जॉब प्लेस के ऊपर एक नेगेटिव कैरेक्टर हैं, तो इसके अंदर एक अहम वजह ये भी है कि आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है। आप दूसरे के को स्पेस नहीं दे सकते, क्योंकि बर्दाश्त के अंदर आपकी स्पेस देना भी आता है कि आप कितना किसी दूसरे को इतनी जगह देते हैं कि वो आपसे अपने जज्बात का इजहार ओपनली कर सके, या वो आपके साथ इतना कंफर्टेबल है कि वो अपनी हर चीज़ आपसे शेयर कर सके। तो मेरे ख्याल से खुद के एनालिसिस के लिए ज़रूरी है कि आपसे कितने लोग खुश हैं, ये आपकी बर्दाश्त के पैमाने को जांचने में मददगार साबित होती है।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर सिद्रा अख्तर साहिबा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आप हमारे साथ रही हो। बड़े अहम चीज़ों पर उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया। यकीनी तौर पे हम ये देखना होगा कि जो इंसान तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है उसी अंदाज में इंसान को बहुत सी मसाइल भी हैं जिसका सामना है, और उसका ख्याल कैसे रखना है, उसमें से निकलना कैसे है, इर्द गिर्द के लोगों को भी निकालना है, खुद को भी उससे महफूज रखना है, इस पर काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल नाजरीन, और प्रोग्राम में कुछ आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ बात करते हैं मौसम के हवाले से। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गिरदो नवा में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। और जनाब अब कुछ बात करेंगे हम फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। जनाब कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मेला सजने को हो तैयार। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए हैं। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्टेडियम्स में जदीद कूलिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद यूनस। दुनिया का सबसे छोटा मुल्क करने जा रहा है फुटबॉल के आलमी कप की मेजबानी। कतर अरब दुनिया का पहला और एशिया का दूसरा मुल्क है जो वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के मुकाबले 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे। स्टेडियम्स में 40 से 80 हजार तमाशाइयों की गुंजाइश है। ये मैदान जदीद इंजीनियरिंग का शाहकार हैं। अरब के तपते सहराओं में हिद्दत को कंट्रोल करने का भी मुनफरिद निजाम बनाया गया है। डॉक्टर कूल के उर्फियत रखने वाले मशहूर इंजीनियर सऊद गनी ने कूलिंग निजाम तैयार कर लिया है। ये पूरा कूलिंग सिस्टम कतर के दारुल हुकूमत दोहा के मरकज से 80 किलोमीटर के फासले पर बनाए गए सोलर प्लांट से चलता है। फीफा वर्ल्ड कप में 32 टीमें शामिल हैं। इवेंट के 64 मैचेस 20 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में शेड्यूल हैं। फ्रांस की टीम टाइटल का दिफा करेगी। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम हुआ मुकम्मल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।